अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और इसमें इस वक्त मौजूद हूँ असद उमर साहब की टीम के एक इंतहाई मुतहद और काम करने वाले रुकन जनाब इशफाक अहमद तोला साहब से के साथ। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। ये उनके साथ थे, इन्होंने उनके साथ काम किया, पाकिस्तान की मईशत के लिए दिन रात 12-12 14-14 घंटे काम करते रहे, और ये उनके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं या इनका वर्किंग रिलेशन कैसा रहा। उसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत पे सवाल उठ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत पे मबनी जो तज़िया है वो क्या है और हक़ाइक़ क्या हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर, एक तो ये बताएं, उस तरफ आने से पहले क्या असद उमर किसी महलाती साजिश का शिकार हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एक तस्दीक कर दूं, मैं इनके साथ को फुल टाइम नहीं था, इनके साथ टैक्स रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन कमीशन में था, तो 12-14 घंटे नहीं, हार्डली महीने में 1-2 मीटिंग्स हो जाती थी। हाँ, राब्ता ज़रूर रहता था। महलाती साजिश का शिकार तो PTI के अपने धड़े कह रहे हैं कि यस हुए हैं, और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने एक कुर्बानी का बकरा बनाया गया असद उमर को। लेकिन सर, क्या असद उमर अकेले फ़ैसला करते थे? असद उमर, या ज़ाहिर है एक पूरी काबीना होती थी, बाकी लोग उसमें शामिल होते थे, उन सब की मर्ज़ी से जो कुछ भी होता था, तो क्या उसमें असद उमर अकेला ही कसूरवार था? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मसला ये नहीं है कि असद उमर अकेला था कि नहीं था, मसला ये है कि मैंने कल भी मीडिया पे ये कहा है कि असद उमर तो एक लीडर था। ज़ाहिर बात है, एक कप्तान होता है, कप्तान की जिम्मेदारी होती है, मगर फाइनली जब कैबिनेट अप्रूव कर दे और प्राइम मिनिस्टर की मोहर जब इस पर लग जाए और कैबिनेट का एक स्टैंप लग जाए, तो मेरा ख्याल है किसी एक को मोरद इल्ज़ाम ठहराना मुश्किल है। या तो आप उसको वहाँ पर दे दीजिए, गवर्नर आज, और कहें जी आप ठीक करें और 6 महीने बाद हम आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और आप ना पूछते, इसमें फ़ैसलों में रद्द-बदल ना करवाते तो अलग बात थी। मगर हर स्टेप पे उसने जब आपको, पूरी काबीना को, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है आपकी, इन सबको अगर वो लूप में लेके चल रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जिम्मेदारी ज़रूर है मगर डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन सर, क्या इस वक्त जो उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, एक तरफ आप बजट में जा रहे हैं, एक तरफ आप IMF के साथ जो है डील फाइनल कर रहे हैं, एक तरफ इधर डॉलर आसमान पे पहुंच गया हुआ है, ये इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में लिया गया जब ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को लेके अनसर्टिनिटी, एक क्यास क्रिएट हुआ है। तो इस इस्तीफ़े का एक तो चले माली नुकसान कितना हुआ PTI को या कौम को? बाज़ औक़ात ज़ाहिर चीज़ें जो होती हैं वो फील नहीं होती हैं या वो नज़र नहीं आती हैं, वो इनडायरेक्ट हो रही होती हैं, एक तो ये, और दूसरा इसका सियासी आउटकम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो इक़्तिसादी, मेरा ख़्याल है जो हालात हैं इसमें असद उमर या कोई भी आएगा, उसके लिए मुश्किलात तो हैं। इस हालत में कौम को क्या नुकसान हुआ, बजट से पहले मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था ये इनको, और रमज़ान के बाद ये करते तो ज़्यादा बेहतर होता। मगर अब अगर ये समझते हैं कि नहीं जी ठीक है, अब वक्त अच्छा है और हम कर सकते हैं, और ये एक इंटरनल इनका एक डिसीजन है, आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथियों से, कुछ स्ट्रेटजिक लोगों से, रियासती इदारों से, सबसे कंसल्ट किया होगा, उसके बाद ये फैसला लिया होगा, बिकॉज कि वो तो बड़े इनके नियर डियर थे, और इनके बारे में इतना फ़ैसला कर लेना मेरा ख्याल है इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। मगर अब फैसला हो चुका है, अब देखें, आने वाले का इंतज़ार करें और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सियासी धचका यस बहुत बड़ा लगा है। जो कल एक तजिया निगार ने बड़ी अच्छी बात की कि जो बालाकोट अटैक का जो फार्स जो इंडिया ने फैलाया था, उसके जब रिटेलिएशन में हमने अटैक किया और इंडिया को जो शिकस्त दी बहुत सारे महाजों पे, इसके बाद मेरा ख़्याल है इनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था इनकी माइलेज को, और ये 100 पर्सनैलिटीज़ में भी आ गए थे। मगर कल के इस डिसीजन के बाद लगता यही है कि अब उनका वो डोमिनेशन या पाथ जो था ना, वो स्लिपरी हो गया। सर, एक और बड़ी तकलीफ दे बात है, जब आप इतनी एक हाई मॉरल ग्राउंड्स लेते हैं, आप ख़ुद ये कहते हैं कि 6-7 महीने 8 महीने किसी की कारकर्दगी को जज करने के लिए नाकाफ़ी होते हैं, और फिर आप एक इतने अहम वज़ीर को, अपने दस्ते रास्त को उस लूप में भी नहीं लेते, उसको आप एतमाद में भी नहीं लेते, और उसको एट द 11th आवर इन्फॉर्म किया जाता है, तो ये कोऑर्डिनेशन का कोई लेक है बीच में या कोई? ज़ाहिर है इससे तो ये चीज़ समझ आती है कि शायद वो किसी साजिश का भी शिकार हुए, जो उनके पीछे खिचड़ी पक रही थी। एक इतने हिसास वक्त में, इतने हिसास ओहदे से इतने ख़ास बंदे को हटाना कोई आम बात तो नहीं हो सकती ना सर? देखिए, समा बना हुआ था,
और महंगाई का तूफ़ान, IMF के मुज़ाकरात, डॉलर, GDP का ग्रोथ ना होना, आवाम का एक बहुत बड़ी इस्तेसाली हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए, डॉलर का मैंने कहा आपको इस तरीके से अनकंट्रोलेबल होना, FBR की कलेक्शन का फुकदान, ये सारे बहरानात थे और ये बहरानात को असद उमर के जनरेट किए हुए नहीं थे, ये माशत में थे। और मेरा ख्याल है ये टाइमिंग मैंने आपको पहले भी कहा ऑड थी और इस टाइमिंग पे इनको फारिग नहीं करना चाहिए। लेकिन सर दूसरा जो बनता है अभी तक उसके मुतबादिल का भी इंतज़ाम नहीं हुआ, अभी बहुत सारे नाम आते हैं, कहते हैं उसने भी इनकार कर दिया, उसने भी इनकार कर दिया, तो ये फिर क्या हुआ है, अचानक से क्या हुआ है? ना हफीज़ शेख आ रहे हैं ना, अब्दुल हफीज़ शेख साहब आ रहे हैं, तो वो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। अब मुकाबला होगा एक इकोनॉमिस्ट की मईशत चलाने का, एक MBA की मईशत चलाने का और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मईशत। लेकिन सर एक और बात, क्या असद उमर अकेले नाकाम हुए या एक इदारा नाकाम हुआ है? ये बड़ी समझने की बात है। मैं समझता हूँ PTI नाकाम हुई है, PTI के बुलंद बांग दावे नाकाम हुए, PTI का विजन नाकाम हुआ, PTI के फैसले नाकाम हुए, PTI की लीडरशिप नाकाम हुई। लेकिन सर वो पॉपुलर फैसले शायद नहीं किए, तो आप नहीं समझते कि असद उमर ने किसी ट्रैक पे तो डाल दिया था, शायद वो उसका भी नताइज नज़र नहीं आते, या वो क्या असल पिक्चर क्या है? ये खाम ख्याली है कि बहुत बड़ा ट्रैक पे आ गया है, मईशत कोई नहीं आई है। और स्टेबलाइजेशन का पाथ जो 1.5 साल कहते हैं, इन्होंने जो IMF की फिगरें हैं जो हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने आपकी मईशत के बारे में जो रिपोर्ट लिखी है वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, उसको अगर आप देखेंगे तो ये खाम ख्याली है। और मेरा ख्याल है ये वो होता है कि जब फायर आती है तो यू कैन नॉट ऐड फ्यूल ऑन फायर, तो इंस्टेड ऑफ ये इसको कूलिंग इफेक्ट पे ला रहे थे। मैं समझता हूँ डॉलर अभी मज़ीद बढ़ेगा, इनके कर्जे मज़ीद बढ़ेंगे और 2-3 साल में ये मेरा ख्याल है इन्होंने गलतियां जो की शुरू में आके हुकूमत में, इसका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ेगा। सर असद उमर जो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, और ये जो दूसरे आएंगे जो जिनको वो करना चाहिए, कुछ ऐसे 4-5-10 पॉइंट। 2 चीज़ों का मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ लोगों को। नंबर 1, डिवैल्यूएशन को रोकें, डिवैल्यूएशन को रोकें, अफरात ज़र खुद ब खुद रुकेगा, शरह सूद खुद ब खुद या रुकेगा या कम होगा, तरक्की, इक्तिसादी तरक्की जो आपकी है वो बढ़ेगी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो इसहाक डार साहब पे भले तनकीद कर रहे हैं, आज नहीं 6 महीने बाद ये आर्काइव पे आप रखिएगा, लोग खुद कहेंगे कि नहीं वो ठीक कर रहा था। आप ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं सर? मैं खुद कह रहा हूँ। इस वक्त मार्केट में खबर फैलाई जा रही है कि इसहाक डार ने मसनूई तरीके से डॉलर को मेंटेन किया हुआ था, तो ये समझ आने वाली बात है? बिल्कुल किया था, चलिए मैं मान लेता हूँ, मगर आप बताइए ना कि जब छोड़ के गया तो 23 अरब डॉलर तो छोड़ के गया था आपके पास। तो अगर चले मसनूई नहीं, आप मसनूई कर लें, 23 अरब डॉलर दे दें मुझे। और आप ये भी देखें कि मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने 6,000 अरब के कर्जे लिए थे पूरे 5 सालों में, मुस्लिम लीग ने 10,000 अरब लिए, और 10,000 अरब में से इनका ब्रेकअप ये था कि 3,000 अरब उन्होंने ज़्यादा जो पेमेंट करनी पड़ी इनको NFC अवार्ड की वो की। करीब 3500 अरब PSDP के खर्चे उन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में किए। करीब 800 से 900 या 1000 अरब की सब्सिडीज़ एक्स्ट्रा दी। आप ये बात जहन नशीन कर लें, ये जो सर्कुलर डेट का जो राग अलापते हैं ना, उनको ज़रा एक जहन नशीन करवा लें कि 60% मेरी आबादी जो है ना सतह गुर्बत से नीचे रहती है। अगर मैं इनको सब्सिडी नहीं दूंगा तो कल ये सिविल राइट हो जाएंगे। तो ये लोग जो समझते हैं ना कि जी पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियाँ बह गई थी और किसी ने चोरी कर ली, तो वो चोरी किए तो उसको तो आप पकड़ लो। तो वो जो 10,000 अरब उन्होंने लिए हैं कर्जे, वो टोटल वही करते हैं, उसी को रीपे करना ना, चाहे वो फॉरेन हो या लोकल हो। तो उसमें से 3,000 अरब तो वो दे चुके हैं NFC अवार्ड की इंक्रीमेंटल में। तो कहाँ गए अब, ये क्या करेंगे? पहले तो मुझे ये बताएं। सर ये कह रहे हैं सर हमने ट्रैक पे डाल दिया मैशियत, अब ज़ाहिर है उसके नतीजे इतना जल्दी आना शुरू नहीं होंगे, टाइम लगता है पॉलिसीज़ को, पॉलिसी के रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। कौन सी ट्रैक पे डाला है मुझे बताएं। ये ट्रैक था कि 150 रुपये आप डॉलर कर देंगे,
या ये ट्रैक था कि जो आपका 4,400 अरब का टारगेट था FBR का, वो 318 अरब से माइनस में जा रहा है। या ये ट्रैक था लोगों के पैसे रोक के आप रिफंड में जो पेबल था, डार साहब के दौर में भी पेबल था, अब मजीद पेबल बढ़ा दिया आपने। कौन सा ट्रैक है ये मुझे बताएं। ये तो मुझे लगता है मरगला की पहाड़ियों का ट्रैक है, जिसमें फिर आपको बहुत मुश्किल से उतरना भी पड़ता है। तो ये मैं तो कह रहा हूँ, ये तो कोई मज़ेदार बात नहीं है। संभलने के चांसेस हैं? कब तक आपको लगता है कि अगर ये हफीज़ शेख साहब आते हैं, वो इसको किस तरह से लेके, पहले कहा जाता था ICU से हम इसको वार्ड में ले आए मईशत को, अब दोबारा हमें लगता है कि ICU में चली गई और उससे भी बुरी हालत हो गई है। तो ये इनको कौन से ऐसे बोल्ड स्टेप लेने हैं या लेने चाहिए कि जिससे हम लगे कि डॉलर को कंट्रोल करें, बल्कि नीचे लाएं मार्केट सप्लाई दे के, और FBR पे तवज्जो दें। FBR की टीम बहुत वीक है इनकी। FBR में इनको पूरा नया ब्लड करना पड़ेगा और लेके आएंगे वो, तो फिर बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और बाकी ये रहा सवाल कि अब ये मेरा ख्याल है फ्यूचर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और माजी के चीज़ों को नैब पे छोड़ दें। लेट द नैब हैंडल के, अगर वो जिस तरीके से कहती हैं, लेट कोर्ट डिसाइड। माजी में कोर्टों ने आपको भी रिलीफ दी है। आप पर्सनली भी जानते हैं असद उमर साहब को, आपकी उस वक्त उनसे मुलाकात भी हुई, उससे 1-2 घंटा कबल या तवील हुई, लेकिन फ़ोन पे बात हुई। तो आपको लगता है कि असद उमर अपनी इनेबिलिटी की वजह से गए? मैं आपको खैर दावा तो नहीं कर सकता। इस हुकूमत में, इस पार्टी में, अपने पार्टी के लोगों में अगर मईशत के बारे में कोई बहुत अहल है अमंग्स द लॉट, वो असद उमर है। और 2 घंटे पहले 9:30 बजे रात को मेरी टेलीफोन पे बात हुई इनकी, एक रात पहले जब उनका रिज़ाइन आया। और उस वक्त हम एमनेस्टी पे बात कर रहे थे और मैंने उनको यही कहा था कि एमनेस्टी में जो चीज़ें हैं, मैं आज इस्लामाबाद आ रहा हूँ सुबह, तो बैठ के बात कर लेंगे। और ये बात हुई थी, हम मिलने वाले भी थे। मगर बात ये है कि उस वक्त तक मुझे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आए। और मैं कहता हूँ ये आज जो फैसला किया गया ना, ये पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल के लिए कोई कारगर साबित नहीं होगा। और इसकी गूंज, इसके नकारे जो है ना, ये बड़े टाइम तक सुने जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती की है PTI ने और इमरान खान ने। मेरा ख्याल है मैं लीडर होता तो मैं बोलता पहले मेरा रिज़ाइन ले लीजिए, बाद में मेरे मिनिस्टरों की बारी आनी चाहिए। तो उसका मतलब है अब पाकिस्तान में कोई फैसला किसी आप अगर आप करते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के कहने पे, तो आप महफूज नहीं हैं। अच्छा सर, कंपैरेटिवली अगर आपने चूँकि दोनों को आप जानते हैं, हफीज़ शेख साहब बमुकाबला असद उमर, मुझसे ना पूछें। हफीज़ शेख साहब जिस वक्त काम करते थे 2012 में, हालात ये नहीं थे। अब मुझे 6 महीने बाद पूछिए सर, उन पे इल्ज़ामात भी वैसे बड़े मार्केट में नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी वो चीज़ों को डिफ़ॉल्ट किया और शायद वो उस तरह से नहीं लेके चल सके। लेकिन ओवरऑल इस वक्त आप क्या देखते हैं? इस वक्त की बात कर रहे हैं? जी सर। नहीं, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। हफीज़ शेख बहुत नफीस, थोरो, जेंटलमैन, बड़ा पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। और कोई ऐसी चीज़ मेरे नज़दीक आज तक मैंने नहीं देखी। ये बातें होती हैं, ये लोग वो बातें करते हैं जिनको। हफीज़ शेख बमुकाबला असद उमर, ये 6 महीने बाद पूछिए। अभी तक आप कोई प्रेडिक्शन तो करते हैं सर? अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, यही बात। मैं और कुछ नहीं आता। अच्छा, एक और सर बात बताएं। इस वक्त आप कहते हैं कि डॉलर मज़ीद महंगा होता जा रहा है, और ये भी है कि आपने कहा 150 पे जाएगा, फिर 160, 170 पे चला जाएगा। हाँ सर, आपके प्रोग्राम में सुना रहा था हमने। तो ये क्यों आप इतना इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जब आप खुद कहते हैं कि शायद दूसरा बंदा आएगा तो वो कुछ उसको वो कम करे? तो आपके पास मेरी चिड़िया कहती है, मेरी चिड़िया ने कहा ना, ये तो जैसे नजम सेठी की चिड़िया, चले मेरे पास कबूतर है, मेरा कबूतर कह रहा है। लेकिन इसको ये कम कर सकते हैं, ये कोई मैनेज कर सकते हैं उसकी पॉलिसी? 100%। मैं 120 पे डॉलर देने के लिए तैयार हूँ। 1 साल मुझे दे दें। आपको 1 साल दें और आप 120 पे डॉलर लेके आएंगे? 5,500 अरब का मैं आपको टारगेट भी देता हूँ। तो सर आप यही बातें इनको क्यों नहीं बताते? बता दिए। तो इसका मतलब है कि ये करते नहीं है, नीयत नहीं है इनकी? ऐसे नहीं कह सकते। उनके अपने भी कंसिडरेशन सियासी भी होते हैं, मजमूई तौर पे बाकी भी कंसिडरेशन होते हैं। उनको दूसरी फाइनेंसिंग सब कुछ देखनी है। तो सर अच्छा, एक और बात, आखिरी बात करते हैं। गवर्नमेंट प्रोवोक हुई, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ आ रहा था पब्लिक की तरफ से या शायद इदारों की तरफ से भी आता होगा कि यार महंगाई बढ़ गई है, डॉलर ऊपर चला गया है, कर्ज़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट
आतिफ मियां के मामले में भी प्रोवोक हुई थी। तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल में मसनूई तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाह रही है। ये नहीं कह सकते हम, प्रोवोक नहीं हुई है एक्चुअली। मैं समझता हूँ कि डरो खौफ टॉप पे। एक मैं जब दावा करता हूँ ना, आपको मैंने अभी अब दावा कर दिया एक आपसे, तो अब मेरे जहन में साफ नहीं होगा ना कि मुझे कैसे करना है, तो मुझे दावा नहीं करना, और मैंने अब कर दिया है तो मैंने कर दिया। लेकिन सर जब आप खुद ये कहते हैं कि मैं इस तरह से डॉलर को 105 पे 110 पे लेके आ सकता हूँ, तो 120 पे चलें, तो ये इससे फिर क्या मुराद ली जाए? ज़ाहिर आपका इनके साथ एक वर्किंग रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ, तो कहीं लगता है आपको ये कर नहीं रहे, ये क्या वजह क्या? दो अप्रोच है, बुनियादी बात दो अप्रोच है। एक वो अप्रोच है जो हम समझते हैं पाकिस्तान की मईशत की रिक्वायरमेंट है, कानूनी, कोई गैर कानूनी बात नहीं हो रही अभी। और एक इनकी अप्रोच है जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाली है कि जी डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म। तो मैं ये समझता हूँ मेरे इस मुल्क में जहाँ पर 35,000 अरब की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, उसमें ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाली चीज़ें हैं ना, ये नहीं आ सकती। तो मुझे पहले अपने आप को सेव करना है, अपने गिरेबान में झांकना है, और ये देखना है कि मैं अपनी मईशत को, अपने लोगों को कैसे रिलीफ दे सकता हूँ। और मैं आपको फिर दावा कर रहा हूँ, 120 का डॉलर और 5500 अरब का टारगेट इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में आपको दे सकता हूँ। तो सर यही गवर्नमेंट आपको लगता है, या हफीज शेख साहब इसको करेंगे, आपकी बात को कंसिडर? दोस्त से मेरा कल मुबारकबाद दे दी, अब देखें अगर वो करना चाहेगा तो खुद करेगा, मुझे क्या कह सकते। तो आप समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी अगले 5-6 महीने में? आप क्या देखते हैं 5-6 महीने? मैंने आज तक हुकूमत से पैसा नहीं लिया ना, और ना लूँगा। अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, तो मैं मुफ्त काम करता था, आता जाता भी अपने पैसों पे हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं फिर अब भाग के जाऊँ उनके पास। मैंने उनको बता दिया, अब ये जाने, अल्लाह जाने, ये जाने, मेरा क्या। बहुत 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 शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये कुछ पाकिस्तान के जो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, जो ये बात करते हैं, जो ये सोचते हैं, और हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी इनकी बातें सुननी चाहिए। अगर ये इतना बड़ा दावा करते हैं तो ज़ाहिर है इनका एक अपना पोर्टफोलियो है, इनका अपना एक क्रेडिट है, इनके क्रेडेंशियल्स हैं, और इनको फोकस करना चाहिए, इनके पास बैठना चाहिए, इनकी बातें सुननी चाहिए। हमारी तरफ से यही कुछ, हमें दीजिए इजाज़त। आपका शुक्रिया। मुझे इसका लिंक